इंग्लिश भी चेंज करेंगे, हिंदी की शिफ्ट हो जाएंगे। सो कॉल सर ने कहा था कि आप इंग्लिश कर देना, ठीक है जी। तो अभी हम भी हिंदी में शिफ्ट होंगे जी, ठीक है जी। माजिद जी, आप ना हमें बताइए कि आपके वहाँ पे जो पेशेंट रजिस्ट्री है वो कैसे मेंटेन हो रही है, ठीक है जी। तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हीमोफिलिया एडवोकेसी पंजाब डॉक्टर संदीप सर एंड डॉक्टर वरुण कौल सर का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और इनवाइट करते रहते हैं। तो जहाँ तक हीमोफिलिया एसटी का सवाल है, तो अभी उस लेवल तक हम नहीं पहुँचे हैं। हमने बहुत स्ट्रगल की है। वो मेडिकेशन का सवाल हो या बाकी चीज लैब के बारे में अगर मैं बताऊँ डायग्नोस्टिक लिए, तो उसके उसमें हम शायद बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री मेंटेन करना सॉफ्टवेयर के थ्रू उस लेवल तक अभी हम नहीं गए हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी। हम इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स का, हम उसका फ़ायदा ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। सारे पेशेंट्स को हमने ऐड किया है, तो उसके ज़रिए उन तक मैसेज पहुंचती है उनकी डोजेज कब है, उनका कितना डोजेज है, उसकी डेट कब है, और या टेस्टिंग रिपोर्ट्स के बारे में, डायग्नोस के बारे में। कुछ डॉक्टर्स भी हैं उसमें जो हमें अगर पेशेंट्स को भेजते हैं, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, डॉक्टर बिलाल सर यहाँ पर हैं, तो जब रिपोर्ट्स आते हैं उस ग्रुप के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करके उन तक पहुँचाते हैं। सो आपने एक तरह का मैट्रिक्स बनाया हुआ है कि पेशेंट का डाटा उसमें है, उसका नाम, उसके फादर नेम, उसका एज, उसका क्या है, वो हीमोफीलिया ए है, बी है, विद और विदाउट न्यूट्रल है, सर वो सारा सब कुछ जो है आधार बेस्ड है, इवन पोस्टल एड्रेस है, पेरेंट एज है, पेशेंट वेट है, हमारे पास इनहिबिटर्स कितने हैं, इवन दो अब हम टाइटल भी नोट करने लगे किसका कितना टाइटल है, ये सारा डाटा हमारे पास है। इस वक्त भी अगर हम यहाँ पर बैठे हैं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, अभी हम सारा डाटा निकाल कर बता सकते हैं कितने हीमोफिलिया ए है, बी है, मल्टीपल फैक्टर डेफिशिएंसीज कितनों को है, फैक्टर 7 डेफिशिएंट कितने हैं, या बाकी सारे 5 कितने हमारे पास है, 11 भी हुआ है। इवन दो रिसेंटली हमारे फैक्टर 13 डेफिशिएंट के 2 पेशेंट निकले हैं, फैक्टर 10 पेशेंट, वो सारा डाटा हमारे पास है। तो आप हमें कुछ बता सकते हैं लैब सपोर्ट जो अवेलेबल है जम्मू एंड कश्मीर में? श्रीनगर की बात करूँगा मैं, लैब सपोर्ट बहुत अच्छा है। डॉक्टर बिलाल का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस लैब्स को नेक्स्ट लेवल तक हम ले गए इसको। मतलब आज अगर हम बात करेंगे तो सारे तकरीबन सारे फैक्टर ऐसे वहाँ होते हैं। रिसेंटली अब फैक्टर 10 ऐसे भी वहाँ स्टार्ट हुआ है। बस एक दो फैक्टर जैसे फैक्टर 5, 11 और 13 काफ़ी नहीं, बाकी फैक्टर 8 वॉल्यूमी ब्रांड, फैक्टर 7, फैक्टर 10, फैक्टर 9, ये सारे सब कुछ फैक्टर ऐसे वहाँ हो जाते हैं। और बाकी कॉम्बिनेशन जो ज़रूरत पड़ने पर है, PTT, PTIR वगैरह, इमीडिएटली वो पेशेंट्स को वो सहूलियत वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वो सारा सब कुछ डॉक्टर बिलाल के काउशन की मदद से होगा। आप जो पेशेंट का जो इलेक्ट्रिक टेस्टिंग है वो कैसे करते हैं? हमारे पास लैब है समय के बाद या मतलब उनको कैसे बताते हैं कि आपको इतना समय हो गया, आपको ये करवाना चाहिए? सॉरी सर, आप जो इलेक्ट्रिक टेस्टिंग है तो वो कैसे उनका करवाते हैं पेशेंट? हमारे पास इनहिबिटर टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ GMC श्रीनगर में है। तो सिम्टम्स के बेसिस पर जैसे पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये सब कुछ डॉक्टर्स की नोटिस में लाकर हम वहाँ पर करवाते हैं, और उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत जल्दी आती है, हमें कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सो ये अभी भी सिम्टम बेस्ड है, मतलब जैसे उनका अगर जैसे 6 महीने बाद कम से कम उनका होना चाहिए, पर वो अभी 1 साल में एक कैंप हम करते हैं ओबियसली, वो तो हो रहा है, लेकिन 6 महीने में नहीं होता है। बट जितने भी आज तक हमें डायग्नोज हुए हैं वो सिम्टम बेसिस पर ही हुए हैं। सिम्टम बेसिस पर? जी सर। ठीक है सर, जो आपको जो पेशेंट एडवोकेसी आप करते हैं लोकल लेवल पे, अपना जो पेशेंट के साथ जो आप करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जब पेशेंट जो दिक्कतें आप महसूस करते हैं, जो स्टेट लेवल पे आपको दिक्कतें आती हैं, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, अपनी दिक्कतें बताते हैं, तो जहाँ नेशनल लेवल पे जब आप इसके बारे में बातचीत करते हैं NHM से,
वहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करूं कि एनएचएम से इस वक्त हमें कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है हीमोफीलिया मेडिकेशन के प्रोक्योरमेंट के लिए। इससे पहले मिलती थी, लेकिन बदकिस्मती से ये रूल्स चेंज करते हैं, टेक्नोक्रेट्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, किस बेसिस पर ये चेंज करते हैं, वो मुझे पता नहीं। हो सकता है वो फ्रूटफुल भी हो हर एक के लिए। लेकिन जहाँ तक श्री जम्मू कश्मीर का टॉपिक है, पिछले 3 साल से एनएचएम कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा है हीमोफीलिया ड्रग्स के रिलेटेड या रिएजेंट्स वगैरह। हमारे पास लैब है, टॉप क्लास लैब है, टॉप क्लास मशीनरीज है, डॉक्टर बिलाल ने अवेलेबल करवाई है। बहुत स्ट्रगल इन्होंने बहुत करा है, बहुत फाइट की है जेन्युइन कॉज के लिए, लेकिन रिएजेंट हमारे पास कभी कभी 1-1 साल तक नहीं होता है। इस वक्त भी हमारे पास मॉर्मी बहन के 100 टेस्ट सैंपल पड़े हैं, रिएजेंट नहीं है। लास्ट ईयर हमने हीमोफीलिया सोसाइटी ने प्रोवाइड किया 100 टेस्ट्स के लिए। इस साल अब हम फिर सोच रहे हैं हम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से एक और चैलेंज सामने आया हमारे सामने 2025 में कि फैक्टर 9 की अवेलेबिलिटी नहीं रही 1 साल तक। वो हमें प्रिपेयर करना पड़ा इमरजेंसी बेस पर हीमोफीलिया सोसाइटी को। उस वजह से रिएजेंट हम नहीं दे पाए। अभी भी रिएजेंट्स को 6-6 महीने 1-1 साल 2-2 साल भी लगते हैं। तो एनएचएम का रोल जीरो है कश्मीर में इस टाइम। और हालांकि हम जानते हैं एडवोकेसी की बात आपने की है कि हम किस तरह एडवोकेसी करते हैं, कोशिश हम करते हैं उनको समझाने की। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हम कोशिश करेंगे। कल डॉक्टर पारुल भट्ट ने बहुत अच्छा बोला कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। हमने मेजर्स लेने हैं, हमने स्टेप्स उठाने हैं, तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ, क्यों नहीं पहुंच जाएंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स उनको समझाने की। कुछ साल 1-2 साल चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर ये जो हो जाती है तो हो जाते हैं। तो जो नए लोग आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। अगर नेशनल या स्टेट यूनिफॉर्म पॉलिसी होती तो हेल्थ केयर में इसको इंक्लूड किया जाता या एसेंशियल लिस्ट में हमारे ड्रग्स को इंक्लूड किया जाता, तो कोई भी नया ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर आता वो इसमें हाथ नहीं लगाता। कोई ऐसे आते हैं वो हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, उसमें अपने इंटरेस्ट को ढूंढते हैं। मैं क्लियरली बताऊं, अपने इंटरेस्ट को पहले ढूंढते हैं। तो कुछ ऐसी प्रोक्योरमेंट्स भी होती है वो टेक्निकल कम्युनिटीज को नहीं पूछा जाता है। ये जम्मू कश्मीर का हाल में बता रहा हूँ। तो ये होता है पिछले 5-6 साल बहुत अच्छा स्मूथली चला सब कुछ, लेकिन पिछले 1 साल से अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पर कंडीशन पेशेंट्स की और सिचुएशन जो है एकदम बदल चेंज हुई। लेकिन नए ब्यूरोक्रेट्स आए हैं प्रोक्योरमेंट इदारों में वगैरह, वो अपनी मर्जी से करने लगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, उसके लिए हमें काम करना है। अगर गुजरात में केरला में आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे गरीब भाई हैं वो, तो जम्मू कश्मीर पंजाब भी आपका पार्ट है ना, ये कोई अलग से ताल्लुक तो नहीं रखते हम। तो हमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। ये आपके ऑफिसर्स बहुत अच्छे आए हैं, आपके मिनिस्टर्स आए समझने वाले, उन्होंने किया है। जब कल को आपकी जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, वो चेंज हो जाती है या ब्यूरोक्रेट्स दूसरे आते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब मैं संदीप जी को कहूँगा कि वो बताएंगे, पंजाब का हाल वो बताएंगे रिगार्डिंग पेशेंट रजिस्ट्री एंड डिफिकल्टी इन पेशेंट एडवोकेसी के बारे में वो बताएंगे। सर पेशेंट रजिस्ट्री का तो आपको पता ही है कि बिल्कुल हमारा वो चल रहा है। रजिस्ट्री का तो कोई इशू है ही नहीं। जो इश्यूज हैं वो सारे अवेलेबिलिटी में हैं, और फैक्टर आपको भी पता ही है, क्योंकि आपको 1:30-2 बजे भी रात को कॉल आती है कि सर फैक्टर आ गए कि नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि जो माजिद भाई ने बातें बोली हैं तो उसके आगे कुछ बोलने को तो रह नहीं है, क्योंकि सेम चैलेंज हमारे पास है। जब हम एनएचएम में जब तक हम एडवोकेसी करके उस ऑफिसर तक पहुँचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारी है, वो जब वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इनका जेन्युइन कॉज है। पहले तो हमारे वो शख्स ही देखते हैं कि ये बार बार क्यों आ रहे हैं। तो जब उनको समझ आती है कि
दे आर जेन्युइन, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। यही पिछले कई साल से पंजाब भी भुगत भोगी है इस सेम चीज़ का, और फैक्टर अवेलेबल नहीं है। उसी चीज़ के पीछे है कि सभी मेडिसिन सभी को मिले, जो अप्रोप्रिएट, जिस चीज़ के लिए जो सूटेबल है उसको मिलनी चाहिए। और बाकी जैसे पीजीआई के डॉक्टर साहब ने बोला ही है कि पीजीआई में लोड, हम सबको पता ही है कि फाइनल इंस्टीट्यूट है हमारे नॉर्थ रीजन का, और डॉक्टर्स के ओवर बर्डन है, बहुत पेशेंट लोड है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर पंकज जी को भी रिक्वेस्ट की थी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा माध्यम हो कि एक अलग से कोई वार्ड हो जाए जो हीमोफीलिया वालों के लिए हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, वो पिछले 2 साल से जा रहा है कॉलेजिस्टेक्टमी के लिए, लेकिन वो तो अभी तक कोई उसकी जॉब नहीं चलेगी, क्योंकि उसको हर 15 दिन बाद बुलाया जाता है कि देखते हैं फैक्टर अवेलेबल होगा। जब फैक्टर अवेलेबल होता है तब डेट नहीं मिलती, और जब डेट मिलती है तब एनएचएम के पास फैक्टर नहीं होता। और ये सारे प्रोसेस में अब वो हमारा ब्लड ब्रदर जॉबलेस हो रहे हैं, सिर्फ वही अर्निंग मेंबर का फैमिली का। ये बहुत हर सिचुएशन पे सर हमें इश्यूज हैं, लेकिन तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि सर हमें जो सर्जन्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वो जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में अगर उसको पीने में दिक्कत आ रही है, समा मिलने में दिक्कत आ रही है, तो जहाँ वो किसी और मेडिकल कॉलेज में या किसी और हॉस्पिटल में अगर वो करवा सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करवा सकते हैं, तो अगर फैक्टर अवेलेबल होते हैं तो ही शुड गेट अ चांस बिल्कुल सर, गेटिंग सर्जरी। बिल्कुल सर। तो जो इसी में सर ये क्रक्स ही यही है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट का यही है कि आपको जो डिफरेंट उनकी जो स्पेशलिटीज है, जैसे सर्जन को भी आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, जब उसको सर्जरी करनी है तो ऑर्थोपेडिक्स को भी कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। तो ये एक इशू है, ये हमें इस पर काम करना चाहिए। सर आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? सर सुझाव मेरा यही है, क्योंकि 2014 से हम लगे हुए हैं इसी काम में। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 2018 तक एनएचएम पेशेंट बॉडी को इन्वॉल्व रखता था एवरी मीटिंग में। कोई भी, चाहे प्रोजेक्ट डायरेक्टर नया आता था, कोई ब्यूरोक्रेट नया आता, जनरल प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज हो जाते थे, हम हर मीटिंग का पार्ट रहते थे। तो उससे हम पेशेंट बॉडी का जो मैसेज है वो अप्रोप्रिएट और सही हमारा बिजनेस एड्रेस हो जाता है। वो चीज़ पंजाब में मिसिंग है, वो बिल्कुल ही भूल गया पेशेंट बॉडी। इवन वी आर द पार्ट ऑफ पंजाब स्टीयरिंग कमेटी, लेकिन पिछले 4-5 साल से हमने सिंगल मीटिंग में भी कॉल नहीं की हुई है। तो हम उनको रिमाइंडर भी डालते हैं कि आप एटलीस्ट, वी आर द ब्रिज बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर्स, और जो आप पॉलिसी मेकर हो हमारा Actually, sir, actually, now time is limited, and we have a small session, and then there will soon that will be followed by inauguration. ठीक है सर, I थैंक यू। think सॉरी सर फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। So ठीक है सर, थैंक यू। thank you all the panelists, all the chairpersons for coming up on the stage and giving us their insight. So hope we could do better for the colleagues in future. Thank you all. I think In every conference, this is the suggestion we get, that this patient perspective talk should be in the early hours. But sir, every time it is kept at the last. So you I would ask the yes, advocacy society to get it at the earliest. Yeah. You were- When we are having a you good were also- audience. Listen, you were also in Srinagar. I think you heard what Majid Qadri said. Yeah. I think each and every person who is sitting here, they should be aware of what is happening and what. One, secondly, in such meetings where society people are there, we have also responsibility to look into the matter and how the services in that region can be improved. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to
मच।